Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 7 of class 7 civics, and the chapter's name is Markets Around Us. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you will never miss an update. Let's start with our today's chapter, that is Market Around Us. So as you can see from the chapter's name, that in this chapter we are going to talk about the markets, right? So मार्केट से तो हम लोग का एकदम गहरा नाता होता है। हम लोग को शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और हर हफ्ते हर महीने मतलब ऐसा होता है कि मार्केट तो जाना ही जाना होता है। तो हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज जो है वो हमने मार्केट से ही खरीदी होती है। हम वेजिटेबल्स, मसाला, ब्रेड, मतलब तमाम चीजें जो है हम मार्केट से खरीदने जाते हैं। और अगर हम इन सब चीजों की लिस्ट बनाए ना, तो लिस्ट जो है बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि लगभग हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं, इंक्लूडिंग योर हाउस, यस, ऐसा तो है नहीं कि घर कहीं से ऐसे चुटकी बजाई और बन गया। तो या तो आपने घर खरीदा होगा कहीं से, या फिर आपने घर बनाया होगा, और अगर घर बनवाया भी होगा तो उसके लिए भी जो सामान लगा है वो सब आपने कहीं ना कहीं से खरीदा होगा। मतलब हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, अब आपकी बुक्स, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ हमने कहीं ना कहीं से खरीदा है। ऐसा कुछ भी नहीं है ना जो आसमान से टपका है, उसे हमने कहीं ना कहीं से खरीदा है, राइट? अब हम डेली अलग अलग तरह की मार्केट्स में जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मार्केट सिर्फ वो होती है जिसमें कि बहुत सारी हजारों दुकानें हैं, भीड़ है, शोर है। सिर्फ वही मार्केट नहीं होती, राइट? मार्केट का मतलब कि एक शॉप भी हो सकती है। इवन योर नियर बाय किराना स्टोर इज ऑल्सो अ मार्केट। तो इंक्लूड शॉप्स, हॉकर स्टॉल, अ वीकली मार्केट, लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, परहैप्स इवन अ मॉल। तो ये सभी चीजें जो हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, मॉल हो गया, हॉकर स्टॉल हो गया, जो नहीं ठेले आप देखते, तो ये भी मार्केट में ही इंक्लूड होता है। इन्हें भी हम मार्केट कहते हैं, राइट? तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं अलग अलग तरह की मार्केट्स के बारे में, कि वीकली मार्केट होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, होलसेल मार्केट होती है। तो अलग अलग तरह की मार्केट्स होती हैं जिनसे हम अलग अलग सामान खरीदते हैं, राइट? अब इनसे किस तरीके के बायर्स जो है वो सामान खरीदते हैं, किस तरीके से ये जो सामान है वो बायर्स तक पहुंचता है, ये बायर्स कौन है, सेलर्स कौन है, किस तरीके के लोग जो हैं बेच रहे हैं, और किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं बायर्स एंड सेलर्स फेस करते हैं, तो ये सभी चीजें हम जानने वाले हैं, राइट? सो व्हाट डज मार्केट रियली मीन? मार्केट का मतलब होता क्या है? तो बेसिकली मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट। तो मार्केट वो कोई भी जगह है जहां पे एक खरीददार जो है और जो बेचने वाला पर्सन है वो मिले, राइट? वो कोई सामान का आदान प्रदान करें, जहां पे गुड्स की एक्सचेंज हो, राइट? एक सामान ले रहा है, एक सामान दे रहा है, राइट? तो वो हर प्लेस जो है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर आप सामान खरीद रहे हो तो उसके बदले आप पैसे देते हो। तो कोई सामान खरीद रहा है, कोई सामान बेच रहा है, तो जहां पे भी ये चीजें हो रही हैं, उस हर प्लेस को हम मार्केट कहते हैं, राइट? क्यों आपकी शॉप को मार्केट बोला गया? क्योंकि देखो, शॉप पे भी क्या हो रहा है, जो शॉपकीपर है वो आपको कुछ बेच रहा है और आप उस सामान को खरीद रहे हो और उसके बदले में आप उसे पैसा दे रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ मार्केट। अब आप बोलोगे कि भाई मैं तो ना तो किराना स्टोर जाता, ना ही मैं ऐसे मॉल वॉल जाता, मैं तो अपना घर बैठे बैठे मस्त एकदम ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ। मैं तो अपनी ग्रोसरी भी जो ऑनलाइन एप्स है उनसे मंगवा लेता हूँ, तो मुझे क्या मतलब, चाहे कोई भी कैसी मार्केट। तो इसके लिए भी मैं बता दूं कि आप जो ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो ना, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्केट। इसके लिए वर्ड है ई कॉमर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मीन्स वेयर यू आर परचेजिंग और सेलिंग द थिंग्स थ्रू इंटरनेट, ऑनलाइन, राइट? तो वो भी एक तरीके का मार्केट प्लेस है, बट वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, राइट? तो कहीं पे भी, किसी भी जगह, इवन इफ यू आर परचेजिंग समथिंग और इफ यू आर सेलिंग समथिंग ऑनलाइन, दैट इज ऑल्सो अ मार्केट प्लेस, राइट? तो अब मार्केट के बारे में तो हमें क्लियर हो गया है कि भाई मार्केट क्या होती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वीकली मार्केट। तो वीकली मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ बताने के लिए है ही नहीं, पता है क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, आप अपने आसपास ही सुनते, संडे मार्केट लगी है, सैटरडे मार्केट लगी है, वेडनेसडे मार्केट, इस तरीके से आप सुनते हो ना। तो वीकली मार्केट का मतलब ही ये है कि ये हफ्ते में एक स्पेसिफिक डे लगती है। तो कहीं किन्हीं किन्हीं जगह पे, जैसे आप दिल्ली में देखोगे तो किसी जगह में सैटरडे में मार्केट लगेगी, दूसरी जगह में मंडे को लगेगी, फिर तीसरी में संडे को लगेगी। इस तरीके से हर जगह, हर एक मतलब हफ्ते के एक पर्टिकुलर दिन वहां पे मार्केट लगती है।
अब इन वीकली मार्केट्स में क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो जिस दिन उनकी मार्केट होती है, मान लो संडे को आपके आसपास मार्केट लगी है, तो वो क्या करेंगे, सुबह सुबह आएंगे, अपनी सुबह से ही वो अपनी जो स्टॉल्स वगैरह हैं वो सेट करने लगते हैं और रात को 10-11 बजे तक वो उसको क्लोज कर देते हैं, राइट। तो जहां पे भी उनको अपनी दुकान लगानी होती है, जहां पे भी वो मार्केट लगता है, वीकली मार्केट, ट्रेडर्स क्या करते हैं, वहां पे अपना स्टॉल सेटअप करते हैं और शाम को वो हटा लेते हैं, राइट। तो इनकी कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, क्योंकि इन्हें टाइम टू टाइम मूव करना पड़ता है। अगर एक जगह संडे को मार्केट लग रहा है तो दूसरी जगह मंडे को लग रहा है, तो फिर उनको ट्रेवल करके दूसरी जगह पे जाना पड़ता है पूरा अपना सामान लेकर। तो हमारे देश में हजारों ऐसी मार्केट है, मतलब हम देखेंगे लगभग हर दूसरी जगह ये वीकली मार्केट इस तरीके से लगती हैं, राइट। और इन मार्केट्स में हम हमारे डेली यूज के जो सामान है वो नॉर्मली हमें इन मार्केट्स में मिल जाते हैं। और ज्यादातर हम देखते हैं कि वीकली मार्केट्स में जो भी सामान अवेलेबल होते हैं वो चीपर रेट्स में होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, इनको कोई परमानेंट बिल्डिंग्स वगैरह में रहना नहीं पड़ता, तो इनकी जो शॉप्स हैं वो टेम्परेरी होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से सेट कर सकते हैं। तो जब कोई परमानेंट बिल्डिंग होती है ना, तो उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा ज्यादा लगता है ना, कि अगर शोरूम है तो उसकी मेंटेनेंस चाहिए, लाइट्स चाहिए, फर्नीचर वगैरह चाहिए, तो उन सब के लिए पैसा लगेगा। और अगर कोई शॉपकीपर अपनी बिल्डिंग को मेंटेन करने में पैसा लगाएगा, तो डेफिनेटली जब वो सामान बेचेगा तो उस पर भी वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगा, ताकि वो अपनी बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए पैसा जो है निकाल पाए, ठीक है। तो जिन लोगों को इस तरीके से बिल्डिंग शॉप वगैरह मेंटेन नहीं करनी पड़ती, तो वो ज्यादा महंगा भी नहीं बेचते। क्यों? क्योंकि उन्हें अलग से कुछ पैसा नहीं चाहिए बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि जो वीकली मार्केट में सामान मिलता है वो थोड़ा सस्ता रहता है। अब ये जो वीकली मार्केट्स में लोग आते हैं, अब उनकी कोई परमानेंट शॉप तो है नहीं, कोई परमानेंट बिल्डिंग तो है नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी वो सामान बेचते हैं उसे अपने घरों में स्टोर करके रखते हैं, राइट। और ज्यादातर ये जो भी सामान वगैरह बनते हैं उनको बनवाने में इनकी फैमिली मेंबर्स इनको हेल्प करते हैं, तो इसीलिए इनको कोई वर्कर्स वगैरह भी हायर करने के लिए नहीं होते, तो इसलिए इनका पैसा वहां पे भी बच जाता है, राइट। क्योंकि जो देखो, जो परमानेंट बिल्डिंग है उन्हें किस तरीके से एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, किस तरीके से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, उन्हें रेंट पे करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फीस टू द गवर्नमेंट, दे आल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स। तो परमानेंट बिल्डिंग वगैरह वालों को वर्क जो वेजेस होती है वो भी पे करनी पड़ती है अपने वर्कर को। बट यहाँ पे जो वीकली मार्केट में जो शॉपर्स होते हैं, उनके जो काम करने में कौन मदद कर रहा है, उनके फैमिली मेंबर्स। तो वर्कर्स उन्हें रखने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर उसकी वेजेस भी नहीं देनी पड़ेंगी। अब वीकली मार्केट्स में हम देखते हैं कई बार क्या होता है कि सेम ही सामान को बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। और जहां पे भी देखो कंपटीशन बढ़ता है ना, वहां चांसेस होते हैं कि सस्ते से सस्ता वो लोग बेचेंगे। क्योंकि अगर वो महंगे पे बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि मान लो ये दो पर्सन है, ठीक है, ए और बी, तो ये दो शॉप है, ए और बी, तो कंपटीशन की वजह से प्राइस क्यों कम हो जाता है। मान लो कि ए ने प्राइस रखा किसी चीज का 10 रुपए और इसने रखा 11 रुपए, तो मान लो शॉपर आया, मतलब जो कंज्यूमर है वो इसके पास आया, उसने पूछा भैया ये सामान कितने का है, वो कहता है 11 रुपए। फिर वो इसके पास गया, तो उसने इससे पूछा ए से, तो उसने कहा कि जी ये सेम सामान जो है वो 10 रुपए का है। तो डेफिनेटली जो बायर है वो ए दुकान से खरीदेगा, ना कि बी से, तो बी वाले को तो नुकसान हो गया। वहीं अगर ये इसको 10 कर देगा, तो सामान चाहे यहाँ हो, ए से ले चाहे बी से ले, 10 ही रहेगा, राइट। और मान लो इसको और कस्टमर्स चाहिए तो ये 9 कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से लोग क्या कहते हैं, कम्पीट करते रहते हैं एक दूसरे से, कंपटीशन बनाए रखते हैं। और इससे क्या होता है, इससे कंज्यूमर का फायदा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज्यादा उसे क्वालिटी अच्छी मिलेगी, उतना सस्ता उसे सामान मिलेगा। So if some traders were to charge a high price, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaply or where the buyer can bargain and bring the price down. तो अगर कोई ट्रेडर, जैसा कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, अगर कोई ट्रेडर जो है ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, तो जो बायर है वो किसी दूसरी शॉप पे चला जाएगा जहां से सेम सामान जो है थोड़ा सस्ता मिल रहा होगा, या फिर वो बार्गेन कर सकता है। बार्गेन क्या होता है कि जब आप बातचीत करके प्राइस को नीचे ला दो, कि जैसे हमारी मम्मियां नहीं करती कि वो बोलेगा 100 रुपए का, तो फिर मम्मी कहती है अरे भैया 80 का ही लगा लो, इस तरीके से। तो वो क्या होता है, वो बार्गेनिंग होता है। तो एक जो बड़ी एडवांटेज है वीकली मार्केट्स को, वो ये है कि ज्यादातर जितने भी सामान है, मतलब बहुत सारे सामान जो है हमें एक ही जगह पे मिल जाता है। हर एक सामान के लिए हमें नई मार्केट में नहीं जाना पड़ता, राइट। वेजिटेबल खरीदनी है वो हमें वीकली मार्केट में मिल जाता है, ग्रोसरीज, क्लोथ आइटम्स, यूटेंसिल्स, तो ये सभी चीजें जो हैं हमें एक ही जगह पे वीकली मार्केट्स में मिल जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल लेनी है तो हमें अलग से सब्जी मंडी जाना पड़ेगा, ग्रोसरीज लेनी है तो अलग से किराना स्टोर जाना पड़ेगा, यूटेंसिल्स लेने अलग दुकान में जाना पड़ेगा।
ऐसा नहीं होता, वहां पे ऐसे स्टॉल्स लगे रहते हैं और मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा जो है इधर उधर घूमना पड़ेगा अलग अलग सामान के लिए। लगभग जितना भी हमें सामान चाहिए होता है वो हमें वीकली मार्केट्स में मिल जाता है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग उन जगहों पे जाना चाहते हैं जहां पे उन्हें चॉइस मिले। चॉइस क्या होती है कि अगर ये सामान नहीं तो ये ले लेंगे, इस दुकान से नहीं तो दूसरी दुकान से ले लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सेम ही चीज बेचते हैं तो लोगों को चॉइस ज्यादा मिल जाती है और वैरायटी ऑफ गुड्स होती है कि यहाँ पे बर्तन भी मिलेंगे, यहाँ पे कपड़े भी मिलेंगे, यहाँ पे और दूसरे सामान भी मिलेंगे। तो इस तरीके से लोगों के पास चॉइसेस होती हैं और वैरायटी ऑफ गुड्स जो है अलग अलग तरीके के जो सामान है वो एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं समीर के बारे में, जो कि क्लोथ बेचता है, कपड़े बेचता है। समीर इज अ स्मॉल ट्रेडर इन द वीकली मार्केट। तो समीर जो है एक छोटा व्यापारी है वीकली मार्केट में, मतलब कि ये अलग अलग जगहों पे जो वीकली मार्केट होती है उनमें अपनी दुकान लगाता है। वो लार्ज ट्रेडर जो है टाउन में, मतलब कि शहर में जो बड़ा व्यापारी है उससे वो कपड़े खरीदता है और उनको 6 डिफरेंट मार्केट्स में बेचता है। मतलब कि हफ्ते के जो 6 दिन होते हैं उनमें किसी दिन किसी जगह पे मार्केट लगेगी, किसी दिन किसी जगह पे मार्केट लगेगी। तो अलग अलग जगह जाके वो 6 दिन अलग अलग मार्केट्स में कपड़े बेचता है। वो और जो दूसरे क्लोथ सेलर्स हैं वो सब लोग ग्रुप्स में मूव करते हैं, ग्रुप्स में चलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो वो इस चीज के लिए एक मिनी वैन हायर करते हैं। तो ये लोग ग्रुप में क्यों चलते हैं, क्योंकि जब ट्रैवल करना होगा, मिनी वैन वगैरह हायर करनी होगी तो सब लोग एक साथ मिलके कर लेंगे, एक साथ मिलके उसका पैसा दे देंगे। और क्योंकि अल्टीमेटली जाना एक ही जगह पे है तो इसलिए ग्रुप्स वगैरह जो है वो फायदे करते हैं कि भाई चलो सारे साथ में ही चलते हैं। तो समीर के जो कस्टमर्स हैं वो विलेजेस से आते हैं, गाँव से आते हैं। मतलब कि जहां पे भी वो मार्केट प्लेस होता है उसके आसपास वाले गाँव से लोग वहां पे खरीदारी करने के लिए आते हैं। एट फेस्टिवल टाइम सच एज ड्यूरिंग दीपावली और पोंगल ही डज गुड बिजनेस। तो फेस्टिवल के टाइम, त्योहार के टाइम उसको अच्छी खासा जो है बिक्री हो जाती है, उसकी अच्छा खासा उसका बिजनेस हो जाता है, राइट। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि भाई मार्केट क्या होती है। मार्केट कोई भी वो प्लेस है जहाँ पे खरीददार और जो बेचने वाला है वो मिलते हैं, वहां पे सामान की खरीद बेच होती है। किसी भी ऐसे प्लेस पे अगर आप किसी सामान को अपने घर के आगे बेच रहे हो, खरीद रहे हो, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मार्केट प्लेस, राइट। और फिर हमने पढ़ा कि भाई वीकली मार्केट क्या होती है, ठीक है। आई नो दैट यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द वीकली मार्केट, बट स्टिल इट इज गिवन हियर, तो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू डिस्कस इट, राइट। So I hope it is clear now. Shops in the neighborhood. So लास्ट वीडियो में हमने वीकली मार्केट्स के बारे में पढ़ा था और उसमें जाना कि वीकली मार्केट्स क्या होती हैं। ये हफ्ते में एक बार लगती हैं और बेसिकली इनमें हमें सामान जो है थोड़ा सस्ता मिल जाता है और काफी वैरायटी का जो सामान है वो हमें मिल जाता है वीकली मार्केट्स में। बट क्या हम जितनी भी खरीदारी है वो सिर्फ और सिर्फ वीकली मार्केट से करते हैं, या फिर जिस दिन पे वीकली मार्केट लगती है क्या उसके अलावा हमें किसी और दिन शॉपिंग नहीं करनी होती? ऐसा तो नहीं है। मान लो कि आपके यहाँ मंडे को वीकली मार्केट लगती है, तो क्या ऐसा है कि आप जितनी भी शॉपिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मंडे को करते हो और सिर्फ वीकली मार्केट से ही करते हो? ऐसा नहीं है। हम अपने आसपास की दुकानों से भी करते हैं। हमें संडे को भी कुछ ना कुछ खरीदने की जरूरत पड़ सकती है, मतलब हफ्ते के बाकी दिन भी हमें कुछ ना कुछ खरीदने की जरूरत पड़ सकती है। और उसके लिए हम कहाँ पे जाते हैं? नॉर्मली हम अपने जो नेबरहुड की शॉप से, जो हमारे आसपास की दुकानें होती हैं, हम उनसे सामान खरीदते हैं, राइट। अब ऐसा है ना कि भाई वीकली मार्केट से भी ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हर चीज मिलेगी। हाँ, काफी सारी चीजें मिल सकती हैं, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम वीकली मार्केट। सो टू गेट अदर थिंग्स यू मे हैव टू गो फॉर सम अदर शॉप्स। और सबसे पहले हमें क्या याद आता है? हमारा किराना स्टोर, हमारे आसपास की जो दुकानें होती हैं। तो उन दुकानों में हमें अलग अलग तरीके के सामान मिलते हैं, अलग अलग सर्विसेज भी हमें हमारे नेबरहुड की शॉप से मिलती हैं। जैसे कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। हम सबको डेली जो है कंजम्पशन के लिए मिल्क की जरूरत होती है, तो डेली हम क्या करते हैं? अपने किराना स्टोर वगैरह से मिल्क लाते हैं। जो डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह होते हैं उनसे ग्रोसरीज लाते हैं। स्टेशनरी होती है, अब आप पढ़ रहे हो, आपको बुक्स की जरूरत होगी, पेंसिल, पेन, इन सब की जरूरत होगी, राइट। तो वो आप कहाँ से लेते हो? स्टेशनरी से लेते हैं। ईटेबल्स हो गए, आपको कुरकुरे, चिप्स, ये सब खाने का मन किया, आप क्या करते हो? आप वीकली मार्केट का थोड़ी वेट करते हो, आप झट से रुपए लेके जाते हो और साइड वाली दुकान से लेकर आ जाते हो। तो ईटेबल्स हो गए, मेडिसिन वगैरह हो गई, तो ये सभी चीजें जो है हम अपने आसपास की दुकानों से खरीदते हैं। तो इनमें से बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जो कि परमानेंट होती हैं। परमानेंट मतलब क्या कि जो वहां पे अच्छे से प्रॉपर बनी पड़ी हैं, जो ऐसा नहीं है कि वो टाइम टू टाइम मूव करेंगी, है ना। कंक्रीट वगैरह की ईंट पत्थर से वो प्रॉपर बनी पड़ी हैं। और कुछ होते हैं जो रोड साइड स्टॉल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ठेले हो गए, है ना। और कुछ क्या होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही फुटपाथ वगैरह पे
चटाई वगैरह डाल के लोग बैठ जाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी उनका सेटलमेंट है। तो कुछ जो शॉप्स होती है वो परमानेंट होती हैं, कुछ रोड साइड स्टॉल्स वगैरह जैसे कि जो टेम्परेरी रहते हैं। वेजिटेबल हॉकर्स हो गए, वेजिटेबल हॉकर्स क्या होते हैं, ठेले होते हैं ना, तो वो गली गलियों में घूमते रहते हैं सब्जी ले लो करके, तो उनके भी हमें नॉर्मली वेजिटेबल हॉकर्स की हमें कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं मिलती, वो हर प्लेस टू प्लेस जो है मूव करते रहते हैं, राइट। फ्रूट वेंडर्स हो गए, द मैकेनिक हो गए, तो बहुत सारे ऐसे मैकेनिक होते हैं जो कि परमानेंट उनकी सेटलमेंट होती है, जैसे साइकिल वगैरह वाले हो गए, बाइक्स वगैरह ठीक करने वाले हो गए। और कुछ होते हैं जैसे कि नहीं, आपने देखा होगा चेन वगैरह ठीक करने वाले, वो जगह जगह घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं जिनसे हम गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। तो इनकी कुछ जो शॉप्स है वो परमानेंट होती हैं, कुछ टेम्परेरी होती हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है सुजाता एंड कविता की, तो उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो सुजाता एंड कविता जो है ग्रोसरी जाते हैं, जो कि उनके मतलब पास ही में एक शॉप होती है, तो ग्रोसरीज के लिए वो उस शॉप में जाते हैं। और नॉर्मली उन्हें अपनी ग्रोसरीज वगैरह खरीदनी होती है, वो इसी शॉप में जाते हैं। और आज जो शॉप थी उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे दुकान पर। और जो शॉप मैनेजर थी, मतलब कि जो शॉप ओनर थी, वो अकेले ही इस पूरे शॉप को मैनेज करती थी, और उसने अपने 2 हेल्पर और लगाए हुए थे, राइट। तो जब सुजाता एंड कविता दुकान में घुस गए, तो सुजाता ने जो लिस्ट है, जो वो अपनी लिस्ट बना के लाई थी क्या क्या सामान खरीदना है, तो वो जो लिस्ट है उसको डिक्टेट किया दुकानदार को। और दुकानदार ने क्या किया, उसने अपने जो उनके हेल्पर थे उसको बोला कि भाई ये सामान जो है वो पैक कर दो, इसको वेट कर दो, ठीक है। तो सुजाता है वो दुकानदार को बोल रही थी सामान, और जो दुकानदार है वो आगे अपने हेल्पर्स को बोल रही थी कि भाई ये सामान निकाल दो, ठीक है। और इतने ये सब हो रहा था, सुजाता सामान निकलवा रही थी, तब क्या हुआ, कविता आसपास देखने लगी दुकान में कि भाई क्या क्या रखा है। तो कविता को क्या क्या दिखा, बहुत सारी चीजें होती हैं भाई दुकानों में। जो टॉप लेफ्ट शेल्फ था दुकान का, उसमें उसने देखा कि बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के डिटर्जेंट केक्स रखे हैं। दूसरे शेल्फ में टूथपेस्ट रखे हैं, टैल्कम पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सब रखा है। और ये सब अलग अलग ब्रांड का था, अलग अलग कलर के थे ये सब। तो दिखने में कविता को ये सब बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, है ना। जब हम दुकान में जाते हैं सारी चीजें इतनी सुंदर लगती है, ऐसा लगता है पूरी दुकान ही खरीद ले, है ना। और कविता ने देखा कि फ्लोर पे कुछ सैक्स, मतलब कि बोरियां वगैरह जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और ये सब काम में, मतलब कि सुजाता ने जब अपना लिस्ट जो है वो डिक्टेट किया और सामान पूरा निकलवाया, तो इस सभी पूरे काम में 20 मिनट लग गए। और उन्होंने फिर अपनी जितनी भी ग्रोसरीज है उनको पैक किया। और सुजाता ने फिर अपनी नोटबुक जो है वो दुकानदार को दिखाई, और उस दुकानदार ने उस सुजाता की नोटबुक में 3000 रुपए करके लिख दिया। द वुमेन नोटेड द अमाउंट ऑफ 3000 इन द नोटबुक एंड गेव इट बैक। की उस नोटबुक में सुजाता ने जो दुकानदार को दी, उसमें 3000 का अमाउंट जो है वो दुकानदार ने लिख दिया, और वापस से वो नोटबुक सुजाता को दे दी। फिर दुकानदार ने अपना भी एक बड़ा सा रजिस्टर निकाला और उसमें सेम अमाउंट जो है वो नोट कर लिया। देन सुजाता टुक द हैवी बैग्स आउट ऑफ द शॉप। फिर सुजाता ने वो भारी भरकम, भाई इतना सारा सामान उसने लिया है, तो उस पूरे को सामान को लेकर वो बाहर चली गई। और उसकी जो फैमिली है वो इसके लिए पे करेगी अगले महीने के पहले हफ्ते में, राइट। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि सिर्फ रजिस्टर में अमाउंट लिख दिया गया, मतलब दुकानदार ने सुजाता के रजिस्टर में और अपने रजिस्टर में दोनों जगह अमाउंट लिख दिया, बट उससे अभी पैसे नहीं लिए। तो पैसे कब लेगी दुकानदार, पैसे जो है वो सुजाता की फैमिली हर महीने के पहले हफ्ते में वो दुकानदार को दे देती है कि भाई टोटल इतना बना, इस महीने में हमने इतना सारा सामान खरीदा, तो उस हिसाब से वो पे कर देते हैं, राइट। तो ये जो हमारे आसपास की दुकानें होती हैं, ये हमारे काफी तरीकों से ये हमें मदद करती हैं, काफी फायदे होते हैं उन दुकानों के। तो सबसे पहला तो यही है कि भाई ये हमारे घर के बहुत नजदीक होती है, हमारे घर के पास होती है, और हम हफ्ते के किसी भी दिन इन दुकानों पर जा सकते हैं। और यूजुअली क्या होता है, बायर एंड सेलर जो होते हैं वो एक दूसरे को जानते होते हैं, है ना। क्या हुआ कि ये जो दुकानदार है, इसी के पास, इसी दुकान में हर बार सुजाता एंड कविता जो अपनी ग्रोसरीज लेने जाते हैं। तो जब हम हर बार सेम जगह पे जाते हैं, तो नॉर्मल है कि आपस में जो जानकारी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली बायर एंड सेलर एक दूसरे को जानते होते हैं, और इसीलिए जो सेलर है वो कभी कभी गुड्स जो है वो क्रेडिट पे भी प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सुजाता ने पैसे नहीं दिए, बट क्या किया कि अपने रजिस्टर में लिखवा लिया कि भाई मुझे आपको इतने पैसे देने हैं। तो ये क्या हुआ, ये क्रेडिट पे सामान लेना हुआ, उधार हुई, ठीक है। जब हम तुरंत तुरंत पैसे नहीं देते और कभी ये प्रॉमिस करते हैं कि हम कुछ टाइम बाद दे देंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट लेना, उधार लेना, राइट। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या जाना कि
सिर्फ और सिर्फ हम वीकली मार्केट से ही जाके सामान नहीं लेते, उसके अलावा भी हम बहुत सारी जगहों से लेते हैं। और वन ऑफ देम इज कि जो हमारे नेबरहुड शॉप्स होती हैं, आसपास की जो दुकानें होती हैं, तो हम उनसे बहुत फ्रीक्वेंटली हम उन दुकानों से सामान खरीदते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि दुकानदार और बायर जो है वो एक दूसरे को जान जाते हैं, और वो कभी कभी जो सामान है वो क्रेडिट पे भी दे देते हैं, उधार पे भी दे देते हैं, राइट, जैसा कि हमने सुजाता के केस में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे मार्केट की बात करेंगे, दैट इज जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह होते हैं, मॉल्स वगैरह होते हैं, वहां से भी तो आप सामान खरीदने जाते हो, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। तो अभी तक हम दो तरह के मार्केट प्लेसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, वीकली मार्केट एंड मार्केट्स इन आवर नेबरहुड। तो जिसमें हम शॉप्स वगैरह जो हमारे आसपास की शॉप्स होती हैं वो आ जाती है मार्केट्स इन आवर नेबरहुड में, और वीकली मार्केट्स वाले मार्केट्स होते हैं जो कि हफ्ते में एक बार लगते हैं। तो इन मार्केट प्लेसेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू मस्ट हैव बीन टू वन, getting new clothes, for watching movies and getting other things, right? So let us first discuss the story of Sujata and Kavita. So now they are in a mall, right? So earlier we read the story where they were in the grocery store, and now they have come to a mall called Anzal Mall. And that mall is a 5-floor shopping complex, means there are 5 stories, 5 floors in that shopping complex. So what is a shopping complex? Shopping complex is a place where you will find a lot of shops at one place, right? जहाँ पे आपको एक साथ बहुत सारी अलग अलग चीजों की दुकानें मिल जाएंगी एक ही रूफ के अंदर, हम कह सकते हैं। तो वो हो गया आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो सुजाता एंड कविता जो है वो अंजाल मॉल गए होते हैं, और वो बार बार ऊपर जाना नीचे जाना, तो इस चीज को बड़ा ही इंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो लिफ्ट से बार बार ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, और जो लिफ्ट थी क्योंकि वो ग्लास की बनी हुई थी, तो लिफ्ट से बाहर वो देख पा रहे थे। और उन्होंने मॉल में मतलब काफी सारी जो है अलग अलग तरह की दुकानें उन्होंने देखी जब वो ऊपर नीचे जा रहे थे, और सभी चीजें जो है उन्हें बहुत ही फैसिनेटिंग लग रही थी। तो उन्होंने अलग अलग चीजों की दुकान देखी, आइसक्रीम की, बर्गर, पिज्जा एंड अदर फूड शॉप्स। बहुत सारी शॉप्स थी जिनमें होम अप्लायंसेस मिलते हैं, फुटवेयर, लेदर्स। तो मतलब ये सभी शॉप्स जो है सुजाता एंड कविता को दिखाई दे रही थी लिफ्ट से ऊपर नीचे जाते हुए। तो जब वो लोग 3rd फ्लोर में इधर उधर घूम रहे थे, तब वो लोग एक शॉप में गए जो कि ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स को बेच रही थी, दैट वाज सेलिंग रेडीमेड क्लोथ्स। And they saw a security guard, and that security guard was looking at them, was staring at them, as you can see in this picture, and it seemed that he wanted to stop them but he didn't. तो मतलब क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ऐसा लग रहा था सुजाता एंड कविता को रोकना चाह रहा है या रोकने वाला है, बट उसने ऐसा किया नहीं, और सुजाता एंड कविता जो है वो अंदर दुकान में चले गए, और फिर जाके वो ड्रेसेस वगैरह देखने लग गए। और उन्होंने नोटिस किया कोई भी जो ड्रेस है वो 3000 से नीचे की तो थी ही नहीं, मींस द ड्रेसेस इन दैट स्टोर वर रियली एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस। कि मतलब जो वीकली मार्केट में कपड़े मिलते हैं ना, लगभग उन कपड़ों के प्राइस का 5 गुना ज्यादा जो है वो यहाँ पे कपड़े देखने मिल रहे थे। सुजाता विस्पर टू कविता, सुजाता ने कविता को बोला कि मैं तुम्हें दूसरी शॉप पे ले जाऊंगी जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के रेडीमेड क्लोथ्स बनते हैं और जो कि रीजनेबल प्राइसेस पे होते हैं, मतलब उनका प्राइस भी ज्यादा नहीं होता। तो तुम इस दुकान को छोड़ो, मैं तुम्हें एक ढंग की दुकान पे लेके जाऊंगी, वहां पे इतना महंगा भी नहीं मिलता और कपड़े भी अच्छे मिलते हैं। तो इस तरीके से सुजाता ने कविता को बोला। तो इसमें हमने एक छोटी सी झलक देखी कि किस तरीके से आप जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो मॉल्स होते हैं, उनका क्या सीन रहता होगा वहां पे। वी कैन सी अ वेराइटी ऑफ शॉप्स ऑल अंडर वन रूफ, एंड हमने देखा कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी रहते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं अभी जो हमारे किराना स्टोर्स होते हैं, हमारे नेबरहुड में जो शॉप होती है, वीकली मार्केट्स होते हैं, वहां हमें इस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह देखने नहीं मिलते, राइट। बट जब हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जाते हैं, दे वी फाइंड दैट सिक्योरिटी गार्ड्स आर देयर ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑफ एवरी शॉप, राइट। तो वो क्या चाहते हैं कि मतलब वो ये श्योर करना चाहते हैं कि भाई कोई गलत इंसान जो है वो अंदर ना चला जाए, कोई गड़बड़ ना कर दे, ठीक है। तो जो शॉपिंग मॉल्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, उनमें सिक्योरिटी चेक बड़ा रहता है। जब आप अंदर जाते हो आपके बैग्स वगैरह चेक होते हैं, जब आप बाहर जाते हो फिर से आपके बैग्स चेक होते हैं। तो इस तरीके से पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है, राइट। तो नॉर्मली ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, वी विल फाइंड दीज only in urban areas. We will hardly find such kind of shopping complexes or malls in the rural areas, right? तो normally हमें ये urban areas में ही देखने मिलते हैं और इन्हें हम popularly
शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो जो मॉल्स होते हैं वो नॉर्मली मल्टी स्टोरीड होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, प्रॉपरली एयर कंडीशनर्ड होते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, है ना। और अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग दुकानें होती हैं, और आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ दुकानें ही नहीं होती उसमें, जैसे कुछ मॉल्स में आपको मूवी थिएटर्स देखने मिलेंगे, कहीं पे अम्यूजमेंट के लिए एक्टिविटीज देखने मिलेंगी आपको। तो इस तरीके से अलग अलग दुकानें जो है वो हमें देखने मिलती हैं, कहीं पे हमें अम्यूजमेंट के लिए भी देखने मिलता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सो इन अर्बन मार्केट्स में हमें दोनों ही तरह के कपड़े या फिर दोनों ही तरह के जो सामान है, चीजें हैं, वो देखने मिलती हैं, ब्रांडेड भी और नॉन ब्रांडेड भी। एज यू हैव हर्ड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, वो महंगे होते हैं। अब ब्रांड का मतलब क्या हुआ? ब्रांड का मतलब बेसिकली यही हुआ कि जो लोगों में बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके साथ लोग अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं, जिसे लोग इजीली रिकॉग्नाइज करा लेते हैं, है ना, कि ये तो एक ब्रांड है जिसको ऑलमोस्ट सब जानते हैं और सब उस चीज को खरीदना चाहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई ब्रांडेड जो चीज होती है उनकी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखने मिलती हैं, और उस कारण से भी लोग इन्हें आराम से जानते होते हैं, लोग इनके साथ फेमिलियर होते हैं, राइट। ब्रांडेड क्लोथ्स जो है वो नॉर्मली एक्सपेंसिव देखने मिलते हैं, और नॉन ब्रांडेड जो है वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, वो थोड़े सस्ते होते हैं। ऑफन प्रोमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी। अब ये जो ब्रांडेड क्लोथ्स हैं ये एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? क्योंकि देखो इनके लिए ना बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह की जाती है, लोगों तक इनको पहुंचाया जाता है, मतलब कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू, टीवी में एडवर्टीजमेंट आती है, आप यूट्यूब वगैरह पे देखोगे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट चलती रहती हैं, इन द न्यूज़पेपर, आप किसी रोड से जा रहे होंगे तो आपको इतने सारे बिलबोर्ड्स वगैरह देखने मिलते हैं। तो एडवर्टीजमेंट पे लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ये जो कंपनीज होती हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट। वो लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं कि भाई मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी, आप इसे खरीदो। अब जब भी एडवर्टीजमेंट होगी तो उसमें पैसा लगता है ना, कि भाई बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उस पैसे को रिकवर भी तो करेंगे, उन्होंने पैसा खर्च किया है तो वो रिकवर भी तो करना चाहेंगे ना। तो रिकवर कहाँ से करेंगे? तो वो क्या करते हैं, अपने गुड्स की, अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट ज्यादा आता है, और उस प्रॉफिट से जो भी अमाउंट होता है उससे वो एडवर्टीजमेंट में पैसा लगा पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो कि एडवर्टीजमेंट की वजह से क्यों चीजें जो है वो महंगी हो जाती है, राइट। एडवर्टीजमेंट में पैसा लगता है, पैसा जो है उन्हें रिकवर भी तो करना है, तो कहाँ से करेंगे? वो प्राइस बढ़ा के करेंगे, ठीक है। और नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा कि जो ब्रांडेड क्लोथ्स है वो आपको कोई साइड की दुकान पे या फिर जो ठेला वगैरह लगा के रखते हैं, ऐसे फुटपाथ पे जो कपड़े लगा के रखते हैं, उन पे आपको देखने नहीं मिलेगा। ये आपको अर्बन मार्केट्स में, बड़ी बड़ी शॉप्स में नॉर्मली देखने मिलते हैं जो ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं। और कभी कभी इनके स्पेशल शोरूम्स होते हैं, इनके खुद के शोरूम्स होते हैं, है ना, कि आप जाओगे किसी दुकान में तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी ब्रांड के क्लोथ्स मिलेंगे, ठीक है। तो शोरूम्स भी होते हैं, तो शोरूम्स के थ्रू भी ब्रांडेड क्लोथ्स जो है या ब्रांडेड कोई भी सामान है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं। अब क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है, ब्रांडेड गुड्स जो है वो थोड़े महंगे होते हैं, इसीलिए हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। नॉर्मली जो अमीर लोग होते हैं, जो वेल ऑफ पीपल होते हैं, वही ब्रांडेड क्लोथ्स को या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है उनको अफोर्ड कर पाते हैं। चेन ऑफ मार्केट्स। So till now we have discussed various markets from where we buy the products, right? But have you ever thought कि ये जो चीजें हैं, जो भी हम अपने आसपास की दुकानों से, वीकली मार्केट से या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस से खरीदते हैं, भाई ये सामान जो है इन दुकानों के पास आता कहाँ से है? ऐसा तो है नहीं कि मान लो हमें गेहूं खरीदना है तो हमारे साइड की जो किराना स्टोर है या जो ग्रोसरी स्टोर है उसी में गेहूं उगता है, वही लोग गेहूं गा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो भाई ये जो सामान है इन दुकानों तक पहुंच कैसे रहा है? जिन दुकानों से हम खरीदते हैं आखिर उनके पास ये सामान कहां से आता है, ठीक है। तो ये जो सामान है ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं या फिर फार्म से आते हैं, जो खेत हैं वहां से हम तक पहुंचते हैं, या फिर होम्स से। कुछ घर भी ऐसे होते हैं, कुछ घरों में कोई ना कोई चीज जो है वो प्रोड्यूस की जा रही होती है, बनाई जा रही होती है, तो वो लोग भी फिर उस सामान को हम तक पहुंचाते हैं, दूसरे ये जो दुकानें हैं उनको बेचते हैं, राइट। और इन लोगों को, जो लोग सामान को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। तो फैक्ट्रीज हो गए, फार्म्स हो गए, होम्स हो गए, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ये जो भी सामान है ये हम तक कैसे पहुंच रहा है? ये हम तक दुकानों के थ्रू पहुंच रहा है। अब ये दुकानों के पास सामान कहां से आ रहा है? इन प्रोड्यूसर्स से आ रहा है, ठीक है। अभी प्रोड्यूसर्स जो है, आपने सोचा होगा कि ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि डायरेक्टली हमें ही क्यों ना बेच दे,
ये दुकानों को क्यों बेच रहे हैं, ये लोग हमें ही बेच सकते हैं डायरेक्ट, कितना भी पंगा क्यों लेना। कि मान लो कोई फार्मर है, वो गेहूं उगा रहा है, वो धान उगा रहा है, तो क्यों ना मैं उसके पास जाके बोल दूं कि मुझे 10 केजी गेहूं चाहिए, मैं उसका आटा पिसवा लूंगा, बस हो गया। मतलब बीच में दुकानदार को क्यों लाऊं। तो देखो आपके लिए हो सकता है कि बड़ा ही कन्वीनियंस हो कि भाई ठीक है, मेरे को क्या करना है, खेत वाले के पास जाना, उससे 10 केजी आटा लेके गेहूं लेके आ जाना है। बट देखो इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात, आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी, जरूरी नहीं कि आपके आसपास हर खेत वाला या प्रोड्यूसर, किसी भी चीज का जो प्रोड्यूसर है वो मिल जाए, है कि नहीं। जरूरी थोड़ी आपके बगल में कोई खेत में गेहूं उगाता हो, आपके बगल में क्या पता खेत नाम की कोई चीज ही ना हो। मतलब आप सिटी में रह रहे हो, यू आर लिविंग इन अ सिटी लाइक दिल्ली, एंड यू वोंट फाइंड एनी फील्ड और समथिंग लाइक दैट इन योर नियर बाय प्लेस। तो जरूरी नहीं है कि जो भी सारी चीजें हैं वो आपके आसपास ही प्रोड्यूस हो, तो आप जल्दी से जाओ दौड़े दौड़े और आप खरीद के ले आओ, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। और दूसरा, इसमें सेलर्स के लिए, जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, द फैक्ट्री ओनर्स, द फार्मर्स, द होम प्रोड्यूसर्स, ये क्या होते हैं, मतलब कि जो घरों में प्रोड्यूस करते हैं, इनके लिए भी क्या दिक्कत है कि भाई वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज, दे डोंट प्रोड्यूस ओनली 1 or 2 यूनिट्स फॉर यू, दे प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज, राइट। तो फॉर देम इट इज नॉट पॉसिबल टू सेल यू 1 or 2 यूनिट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट। कि आप जाओ, कोई फैक्ट्री वाला है जहाँ चॉकलेट बनती है और आप जाओ कि भैया भैया एक चॉकलेट दे दो, वो कभी नहीं देगा आपको, वो कहेगा कि दुकान से जाके खरीद लो। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए प्रॉफिटेबल क्या होगा कि वो लार्ज क्वांटिटी में बेचे, वो एक एक दो दो जो सामान है वो नहीं बेच पाएगा, ठीक है। तो अब वो लार्ज क्वांटिटीज में किसको बेचेगा, आप तो उससे सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 यूनिट्स खरीदने वाले हो, तो whom they will sell these in large quantities। अब इसमें लोग आते हैं जैसे कि होलसेलर्स, रिटेलर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स एंड फाइनल कंज्यूमर्स के बीच में जितने भी लोग होते हैं उन्हें हम ट्रेडर्स कहते हैं, राइट। प्रोड्यूसर्स जो सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर्स लाइक मी एंड यू हु कंज्यूम द प्रोडक्ट, who are the final consumers who will ultimately consume the product, right? So the people who will come between these two parties, जो भी प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर के बीच में जो भी लोग आएंगे उनको हम कहते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। अब ट्रेडर्स जो है अलग अलग ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि हम होलसेल की बात करें तो जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो सबसे पहले किसको बेचेंगे, होलसेलर, ठीक है। होलसेलर क्या करता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में फैक्ट्री ओनर से सामान खरीदता है, ठीक है, और फिर वो आगे अगले ट्रेडर को बेचता है। जैसे कि अगर हम एक वेजिटेबल होलसेलर ट्रेडर की बात करें, कोई ऐसा होलसेल ट्रेडर है, मतलब कि वो ज्यादा मात्रा में सब्जियों को बेचता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी फार्मर से 1 या 2 किलो ही जो है सब्जियां खरीदेगा, ऐसा तो है नहीं। तो वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, वो 25 से लेकर 100 किलो तक का सामान जो है खरीदेगा, ठीक है। कि एक सब्जी 100 किलो ले ली, दूसरी सब्जी 100 किलो ले ली, मतलब वो ज्यादा क्वांटिटीज में खरीदेगा। अब आप तो 100 किलो जाके नहीं खरीदोगे फैक्ट्री ओनर से, तो ये क्या करते हैं होलसेलर, ये ज्यादा मात्रा में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फार्मर्स हो गए, फैक्ट्री ओनर्स हो गए, वहां से ये ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं और उसके बाद ये दूसरे ट्रेडर्स को बेच देते हैं। अब इन मार्केट्स में क्या होता है, जो बाइंग एंड सेलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स के बीच में हो रही है, राइट। कि जो होलसेलर है वो क्या करेगा, आगे दूसरे ट्रेडर को बेच देगा। ट्रेडर भी अल्टीमेटली क्या करने वाला है, खुद यूज नहीं करेगा, वो भी आगे बेचेगा। तो इन मार्केट्स में क्या होता है, जो बाइंग एंड सेलिंग है, मतलब खरीद और बेच जो है वो ट्रेडर्स के बीच में ही हो रही है, फाइनल कंज्यूमर अभी पिक्चर में नहीं आया है। इट इज थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड रीच फार अवे प्लेसेस। और ये जो ट्रेडर्स है इनकी वजह से ही अलग अलग जो जगहें हैं, दूर दराज वाले इलाके हैं, वहां तक कोई भी सामान पहुंच पाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऐसा तो है नहीं कि आपके बगल में कोई खेती कर रहा है और आपको गेहूं, चावल, दालें, मतलब सब कुछ उगा के दे रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो क्या होता है कि भाई जहां पे ये चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही, वहां तक किस तरीके से ये सामान पहुंचते हैं, है ना। कि भाई प्रोड्यूस तो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो कश्मीरी सेब जो है, कश्मीरी एप्पल्स जो है, दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दी, दे आर बीइंग ग्रोन इन द कश्मीर, बट यू कैन फाइंड देम इन द कन्याकुमारी एज वेल, राइट। तो कैसे हुआ, वो ट्रेडर्स की मदद से ही हुआ कि जहां पे ये सामान प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं वहां पर ये सामान को कैसे पहुंचाया जा रहा है, ट्रेडर्स की मदद से, राइट। तो ट्रेडर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। अब हम जिन लोगों से सामान खरीदते हैं, दुकानदार हो गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो गए, मॉल्स हो गए, वीकली मार्केट हो गया, इनको हम कहते हैं रिटेलर्स, राइट। सो प्रोड्यूसर से कहां पे जाता है, होलसेलर के पास,
होलसेलर्स बाय द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर से किसके पास गया, होलसेलर के पास, होलसेलर से जाता है रिटेलर के पास, ठीक है, और रिटेलर से जाता है हमारे पास। रिटेलर से कौन खरीदता है, हम खरीदते हैं। तो रिटेलर के कैटेगरी में कौन कौन आ गए, यही जो आसपास के हमारी दुकानें हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह, मतलब जिनसे भी आप सामान खरीदते हो वो रिटेलर्स हैं। This could be a trader in a weekly market, a hawker in the neighborhood or a shop in the shopping complex, right? अब इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लगभग हर एक सिटी में एक होलसेल मार्केट होता है, ठीक है, और इस होलसेल मार्केट के थ्रू ही जो सामान है, जो गुड्स है, वो दूसरे ट्रेडर्स तक पहुंचते हैं, राइट। हो सकता है आपने भी अपने पेरेंट्स वगैरह से सुना हो कि अगर आपके पेरेंट्स वगैरह शॉप चलाते हैं तो आपने डेफिनेटली सुना होगा कि भाई होलसेलर से खरीदा है, या फिर मैं मंडी जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, होलसेल मार्केट जा रहा हूँ, तो ये चीजें आपने नॉर्मली सुनी होंगी। तो हर एक सिटी में होलसेल मार्केट होती है जिसके थ्रू जो दूसरे ट्रेडर्स हैं वहां तक ये चीज पहुंचती है। तो मान लो कोई रोड साइड हॉकर है, कोई ठेले वाला है, जिसमें से जिससे कोई आप प्लास्टिक का सामान वगैरह खरीदते हो, है ना, तो क्या होगा कि भाई उस हॉकर के पास सामान कहाँ से आया, तो उसने जो टाउन में जो ट्रेडर है, जो होलसेल ट्रेडर है, हो सकता है उस हॉकर ने उस होलसेल ट्रेडर से सामान खरीदा होगा लार्ज क्वांटिटी में। वो तो आपको एक दो क्वांटिटी खरीद बेच रहा है, बट हो सकता है कि जो हॉकर है उसने मान लो किसी चीज के 100 क्वांटिटीज जो टाउन में रह रहा होलसेलर है उससे खरीदा होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि जो टाउन में जो होलसेलर है, जो होलसेल ट्रेडर है, उसने भी किसी और बड़े होलसेलर से ये सामान खरीदा है ना। ऐसा नहीं है हमेशा कि एक ही होलसेल वाला रहेगा। हो सकता है कि एक होलसेल वाला है, इससे दूसरे होलसेल वाले ने खरीदा, और इससे तीसरे ने खरीदा, इस तरीके से फिर यहाँ से रिटेलर के पास गया, फिर उसके बाद कंज्यूमर के पास गया, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो जो टाउन में होलसेल ट्रेडर है, हो सकता है उसने किसी दूसरे बड़े होलसेल ट्रेडर से ये सामान खरीदा हो, ठीक है, और उस बड़े होलसेल ट्रेडर ने कहां से खरीदा होगा ये सामान, फैक्ट्री से, ठीक है। तो फैक्ट्री से एक बिगर होलसेल ट्रेडर ने ये सारा सामान खरीदा और उसको गोडाउन में स्टोर कर लिया। फिर उस गोडाउन से उस बड़े वाले होलसेल ट्रेडर से किसी छोटे होलसेल ट्रेडर ने खरीदा सामान, और उस छोटे होलसेल ट्रेडर्स ने से हॉकर ने खरीदा सामान, और उस हॉकर से आपने खरीदा सामान और आपने उसे यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से एक चेन ऑफ मार्केट्स चलती है, राइट। आपने एक चेन देखी ना कि भाई प्रोड्यूसर था, उसके बाद होलसेलर थे, उसके बाद रिटेलर था, उसके बाद आप थे। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ चेन ऑफ मार्केट्स, एंड दिस इज हाउ द गुड इज बीइंग रीच्ड टू यू। तो जब भी हमारे पास कोई सामान आता है, हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से हम तक पहुंचा है। We may not be aware of the chain of market through which these goods travel before they reach us. तो हमें जब तक ये सामान हम तक पहुंचते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो किस तरीके से, किस चेन से होकर वो हमारे पास पहुंचे हैं, कितने होलसेलर्स से होकर, कितने रिटेलर्स से होकर ये हमारे पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे आफ्ताब जो कि एक होलसेल ट्रेडर है, उसकी स्टोरी दी हुई है। तो आफ्ताब जो है उसका दिन सुबह के 2 बजे स्टार्ट होता है, मतलब कि सुबह 2 बजे लगभग वो मंडी में चला जाता है, मार्केट में चला जाता है। और मार्केट में क्या होता है कि दूर वाले इलाकों से, पास वाले इलाकों से, मतलब अलग अलग जगह से जो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉलीज हैं, वो सब्जियां जो है वो आती हैं। मतलब फार्मर्स जो है वो अपनी अपनी सब्जियां जो है वो लेकर सुबह सुबह आते हैं मार्केट में। और फिर क्या होता है, ऑक्शन शुरू हो जाती है, बोलियां लगने लगती हैं कि भाई कौन कितने में ये सब्जियां खरीदेगा, और जो जितना ज्यादा प्राइस देगा उन्हीं को, जो फार्मर्स हैं, वो अपनी सब्जियां बेचेंगे, ठीक है। तो जो आफ्ताब है वो भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है और वो डिसाइड करता है जो भी उसे खरीदना होता है। जैसे कि आज उसने 5 क्विंटल्स ऑफ कॉलीफ्लावर एंड 10 क्विंटल्स ऑफ ऑनियंस खरीदी हैं, राइट। तो अब ये सामान तो ये खरीद लेगा, तो इसको रखेगा कहाँ जाके, तो उसके लिए आफ्ताब की एक दुकान है मार्केट में, और वो जो भी सामान यहाँ मंडी से खरीदता है वो उस दुकान में जाके स्टोर कर लेता है, और वहां से ये फिर जो दूसरे हॉकर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनको सामान बेचता है, राइट। So hawkers and shopkeepers who start coming to the market around 6 in the morning. तो इस दुकान से, मतलब जो मार्केट में आफ्ताब की जो दुकान है, वहां से क्या करता है, वो शॉपकीपर्स एंड हॉकर्स को बेचता है, जो कि लगभग सुबह 6 बजे आके सामान को खरीदने लगते हैं। तो उन्हें भी, जो हॉकर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन्हें भी अपनी जो दुकानें हैं, जो ठेले हैं, रेडियां हैं, उनको सही से सजाना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, ताकि वो अपना सब्जी बेचने का जो काम है उसको स्टार्ट कर सके लगभग 10 बजे तक, राइट।
तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि किस तरीके से एक होलसेलर का दिन जो है वो बीतता है, किस तरीके से उसका काम होता है, राइट। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से चेन ऑफ मार्केट्स है, किस तरीके से प्रोड्यूसर्स से शुरू होता है, प्रोड्यूसर्स जो है वो सामान को प्रोड्यूस करते हैं, वहां से होलसेलर खरीदता है लार्ज क्वांटिटीज में, होलसेलर से फिर रिटेलर्स खरीदते हैं और रिटेलर से हम खरीदते हैं फाइनल कंज्यूमर्स। तो जो सामान है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचता, वो एक चेन के थ्रू होते हुए हम तक पहुंचता है, राइट। मार्केट्स एवरीवेयर. So far we have discussed about the various marketplaces, the weekly market, the shopping complexes and malls, and the shops in our neighborhood. But do you think that these are the only marketplace that all the people buy everything from these marketplaces only? तो ऐसा नहीं है, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां से सामानों की खरीद बेच होती है, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। So this section is all about that market exists everywhere. We may think that the market exists in the place where some shop is established, or we can call only a complex a market, right? A shopping complex a market, or we can call only a weekly market a market. But that is not the case. Like I have told you in the beginning of the chapter, that anywhere when the buying and selling of something takes place, we call that a marketplace, right? I gave you the example of your online shopping, that you may say that I don't go to any market and I'm not a part of market. I buy the thing just sitting at my home through my mobile, through my laptops. But that is also a kind of market, right? तो जिन भी मार्केट्स के बारे में हमने अभी तक पढ़ा, वो एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में स्टेब्लिश होती हैं, वहां पे लोकेट करती हैं, वो एक पर्टिकुलर मैनर में काम करती हैं, एक चेन ऑफ मार्केट जो है प्रॉपर फॉलो होता है हर जगह पे। However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. कि अब ये हमेशा जरूरी नहीं कि किसी को कुछ खरीदने के लिए मार्केट ही जाना पड़े। You can place order for a variety of things through the phone. अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने मतलब बहुत सारी चीजें फोन से आज घर बैठे बैठे खरीद सकते हो, वो आपके बिना किसी भी जगह पे गए हुए आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे, तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। और अगर आप कभी क्लिनिक्स वगैरह गए होंगे, हॉस्पिटल्स गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मतलब कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वो डॉक्टर्स का वेट करते रहते हैं। तो डॉक्टर्स का वेट क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू सेल समथिंग टू द डॉक्टर, राइट। फॉर एग्जांपल सम देयर इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट, इंजेक्शन और समथिंग, और सम मेडिसिन that they want to sell to the doctor. They want the doctor to prescribe their brand or their medicines to the patients. तो इसलिए वो वहां पे खड़े रहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू सेल समथिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई पर्सन जिसे कुछ खरीदना है या जिसे कुछ बेचना है, वो इन वीकली मार्केट्स में जाएगा या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जाएगा, तो जरूरी नहीं है वो वहां पे जाए। इसके अलावा हो सकता है कि वो अलग अलग जरिए से कोई सामान खरीदे या फिर बेचे, राइट। सच पर्सन्स आर ऑल्सो एंगेज्ड इन द सेलिंग ऑफ गुड्स। तो इस तरीके से जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि डॉक्टर का बाहर वेट कर रहा है, तो वो भी तो एक तरीके से सेल्स में ही इंडल्ज है ना, वो भी तो अपने सामान को बेच ही रहा है। Thus buying and selling takes place in different ways and not necessarily through shops in the market. तो जो buying and selling है ना, वो अलग अलग तरीके से होता है, जरूरी नहीं है कि वो शॉप्स में ही हो, राइट। तो अभी तक हमने जिन मार्केट्स के बारे में पढ़ा, वो वाली मार्केट्स हैं जिन्हें कि हम आराम से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। However, there are markets that we may not be aware of. तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हो जिनके बारे में हमें पता भी ना हो, राइट। और ऐसा क्यों है? क्यों हमें बहुत सारी मार्केट्स के बारे में नहीं पता? क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो कि हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, उसे हम हो सकता है इनडायरेक्टली यूज करते हैं। और क्या पता वो हम यूज ही ना करते हो, कोई और पर्सन यूज करता हो, कोई और इंसान यूज करता हो, तो इसीलिए हमें पता ही नहीं है कि भाई वैसा कोई गुड जो है या उस गुड के लिए कोई मार्केट भी है। अब जैसे एक फार्मर है, वो क्रॉप जब भी उगाता है तो उसमें वो फर्टिलाइजर का यूज करता है ताकि उसकी जो क्रॉप है वो अच्छे से उगे, अच्छी फसल दे। अब हम तो फर्टिलाइजर खरीदने जाते नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है भाई फर्टिलाइजर की शॉप्स होती हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता। क्यों? बिकॉज वी डोंट यूज फर्टिलाइजर, बट द फार्मर्स डू। तो वो क्या करते हैं फार्मर्स, वो स्पेशल जो शॉप्स होती हैं सिटी में फर्टिलाइजर्स वगैरह को लेकर, जहाँ पे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ये सब मिलता है, तो फार्मर्स उन शॉप से ये फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं। और उन शॉप में फर्टिलाइजर कहाँ से आता है? वो आता है फैक्ट्रीज से, राइट। ऐसे ही अगर हम कार की बात करें, तो हमारे लिए हम
हमें ऐसा लगता है कि भाई जो कार है वो किसी फैक्ट्री में बनती होगी, राइट? बट ऐसा नहीं है कि कार के हर एक पार्ट जो है एक ही जगह पे बनते हैं। वो असेंबल एक जगह पे होते हैं। हो सकता है उसका इंजन कहीं और से आया हो, किसी और फैक्ट्री से, किसी और जगह से, किसी और देश से आया हो, उसके गियर्स अलग जगह से आए हो, पेट्रोल टैंक्स, एक्सल्स, व्हील्स, मतलब इसके जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह से बन के आते हैं, फिर एक जगह उसे असेंबल किया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो हो सकता है हम तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं ना कि अच्छा कार बनी है, और हमें सोचने से क्या लगता है कार किसी एक फैक्ट्री में बनी होगी। तो हमें उन मार्केट्स के बारे में नहीं पता जो बाइंग एंड सेलिंग कार के पार्ट्स के लिए हो रही है। हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट यूज दोज पार्ट्स डायरेक्टली और इंडिपेंडेंटली। हम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक व्हील को यूज करते हैं, ऐसा तो है नहीं। हम कार के साथ उस व्हील को यूज करते हैं ना। तो बेसिकली इस वीडियो का, इस टॉपिक में क्या मतलब था कि जो मार्केट है वो कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, किन्हीं भी गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, बिकॉज वी डोंट यूज देम डायरेक्टली। और उनके लिए भी खरीद बेच तो होती ही है, राइट? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी जगह पे मार्केट हो सकती है, किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए मार्केट हो सकती है, राइट? मार्केट्स एंड इक्वालिटी। सो अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स के बारे में पढ़ा, हमने चेन ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ा, और लास्ट वीडियो में हमने ये भी जाना कि किस तरीके से मार्केट हर जगह पे है। मतलब छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स, इवन यू कैन सी द मार्केट इन अ क्लिनिक वेयर यू विल फाइंड अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, राइट? तो मतलब मार्केट या फिर सेलिंग एंड बाइंग जो है वो हर जगह हो रही है, अलग अलग जगह हो रही है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, बट उनके लिए भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट एंड इक्वालिटी। लाइक, do everyone in the market, whether the buyer or the seller, are equal? क्या हर बायर एक जैसा है? क्या हर सेलर एक जैसा है? तो इसका जवाब हमें पता ही है कि भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमने वीकली मार्केट्स में देखा, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। वही हमारे नेबरहुड में जो लोग होते हैं उनकी शॉप्स होती है, उनकी परमानेंट शॉप होती है, दे डोंट हैव टू मूव एवरी डे, राइट? कि आज यहाँ दुकान है तो कल वहां। उनके साथ ऐसा नहीं होता, बट वीकली मार्केट में जो लोग होते हैं उनके साथ उन्हें हर दिन मूव करना पड़ता है। आज यहाँ मार्केट है तो कल किसी और सिटी में, किसी और लोकेशन में जाके उन्हें मार्केट लगानी पड़ती है, राइट? वहीं हमने फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स देखे तो उनमें पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, एसी लगे होते हैं और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, वो और शॉप्स अलग होती हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से शॉप्स अलग होती हैं, शॉप ओनर्स अलग हैं। जो वीकली मार्केट में वो इतना ज्यादा नहीं कमा पाता जितना कि हमारे नेबरहुड वाली शॉप कमा पाती है, और हमारे नेबरहुड में जो शॉप है हो सकता है वो भी इतना ना कमाती हो जितना कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान जो है वो कमा रही है। ठीक है? तो डिपेंड करता है, मतलब कोई भी जो शॉप है, कोई भी जो मार्केट है वो एक जैसी नहीं है, कोई भी सेलर एक जैसा नहीं है, राइट? अब सेलर तो एक जैसे नहीं है तो बायर भी एक जैसे नहीं है, सिंपल सी बात है। बायर भी ऐसे हैं कि कुछ अमीर है, कुछ गरीब है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सस्ती से सस्ती चीजें जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। वहीं दूसरे ऐसे हैं जो कि शॉपिंग मॉल्स में बाय करते हैं, जो कि हर रोज कुछ नया खरीद रहे हैं, महंगे से महंगा खरीदने की कोशिश करते हैं। तो बायर्स भी अलग अलग नेचर के होते हैं, उनकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है, अलग अलग पैसे वाले होते हैं, राइट? तो चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, किसी भी मार्केट में ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे कि वो किस नेचर का होगा, वो किस लेवल पे कुछ बेच रहा होगा, वो कितने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा होगा। तो ये सभी चीजें जो है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, और वन ऑफ देम इज मनी, कि उस आदमी के पास पैसा कितना है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि उसका जो शॉप है, उसकी जो मार्केट है वो किस तरीके से होने वाली है। फिर बाद में हमने चेन ऑफ मार्केट के बारे में भी पढ़ा। हमने जाना कि कोई गुड जो है वो हम तक कैसे पहुंचता है। पहले वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है या फिर फार्म्स में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो होलसेलर्स के पास जाता है, फिर वो रिटेलर्स के पास जाता है, और रिटेलर्स से वो हम तक आता है, हम रिटेलर्स से खरीदते हैं। और ये चेन ऑफ मार्केट ही है जिसकी वजह से दूर दराज वाले इलाकों में, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, एक जगह पे सामान प्रोड्यूस होता है तो दूसरी जगह पे वो कैसे पहुंचेगा, वो चेन ऑफ मार्केट के थ्रू हो पाता है, राइट? अब जो चेन ऑफ मार्केट्स है या फिर जो प्रोडक्शन है, सेलिंग है, बाइंग है, इसकी वजह से नई नई अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, राइट? अब देखो क्या है, कहीं पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? अगर कुछ प्रोड्यूस होगा तो
अपने आप तो होगा नहीं, वहां पे लोग चाहिए उसको। अगर वहां पे मशीनें भी हैं तो उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए लोग चाहिए। अगर वो जो प्रोडक्शन है वो लेबर ओरिएंटेड है तो वहां पे लेबर्स चाहिए। ठीक है, तो मतलब हमें इंसानों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी किसी भी प्रोडक्शन में। ठीक है, तो अगर हम इंसानों की जरूरत पड़ेगी इसका मतलब हम उसे एम्प्लॉयमेंट देंगे, उसे पैसा देंगे, उसको सैलरी मिलेगी। अगर सैलरी मिलेगी तो वो खर्च भी करेगा, है ना। सैलरी को अपने पास बचा के तो रखेगा नहीं। पहले वो 4 रोटी खाता था, अब वो और कुछ खाएगा और एक्स्ट्रा महंगा खाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी, वो खर्चा करने लगेगा। जब वो खर्चा करेगा, मान लो अब सेब खरीदने लग गया, पहले उसकी इनकम इतनी नहीं थी कि वो अच्छे अच्छे फ्रूट या महंगे फ्रूट खरीद पाए, बट अब उसकी इनकम, क्योंकि अब उसकी जॉब लग गई है, उसे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो अब उसको ज्यादा पैसे मिलने लगे। तो अब मान लो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिनको इस तरीके से जॉब मिली किसी फैक्ट्री में, तो अब वो ज्यादा कुछ खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ महंगा कुछ अच्छा खरीदना चाह रहे हैं। तो मान लो सभी ने सेब खरीदने स्टार्ट किए। अब सेब खरीदने स्टार्ट किए, इसका मतलब सेब की मतलब एप्पल के लिए डिमांड बढ़ गई। अब एप्पल के लिए डिमांड बढ़ गई मतलब उसके लिए प्राइस बढ़ गया। ठीक है, और डिमांड बढ़ने के साथ साथ ये भी हो गया कि उसकी प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। अब जब प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो जो फार्मर है वो और मेहनत करेगा, और पहले वो एक खेत पे काम करता था, अब वो 4 लोगों को और लगाएगा या एक खेत और एक्स्ट्रा खरीदेगा कि भाई अब मुझे और प्रोडक्शन करनी है, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अब जहां पे फार्मर के खेत में पहले 2 लोग काम करते थे, अब 4 लोग कर रहे हैं, मतलब 2 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिल गई। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई, राइट। इस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, ये सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अल्टीमेटली ये हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट ही करती है, हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाती है। बट सवाल ये होता है कि क्या ये जितने भी मार्केट्स हैं, क्या ये सभी इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं? क्या सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कमाने की? क्या सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ बाय करने की? क्या सभी एक समान तरीके से खरीद पा रहे हैं या समान चीजें बेच पा रहे हैं, समान रूप से वो कमा पा रहे हैं? तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जिसमें कि हम एक स्टोरी ऑफ शर्ट पढ़ेंगे। उसके माध्यम से हम इस चीज के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये वाली जो वीडियो थी एक तरीके से आपकी पूरे चैप्टर की समरी थी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा और किस तरीके से जो मार्केट्स हैं वो हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। मार्केट्स की वजह से ही हमारी जो इकोनॉमी है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाएगी। जितनी ज्यादा डिमांड होगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ही अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, उतना ही हमारा जो देश है वो ग्रो करेगा, राइट। So with this, we have come to the end of our chapter number 7 of class 7 civics, and I hope you like this video, and if you do then please give it a thumbs up, and if you are new to the channel then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you'll never miss it. So we will meet in the next video with a new chapter. Bye bye.